नहीं 300 हाँ? 300 फुल ओपन नहीं कम नहीं नहीं अच्छा लड़की भी है नहीं। वैश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन एक सिविलाइज्ड सोसाइटी पर किसी ब्लैक होल की तरह मौजूद है जो उन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिनकी नीड्स और सेक्सुअल डिजायर अनसेटिस्फाइड है। इस लाइन में आने वाली महिलाओं को दोबारा सभ्य समाज में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए ये उनके लिए किसी ब्लैक होल की तरह है। आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना। हम आज रिवील करने वाले हैं मुंबई की रंगीन रातों का ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मुंबई के सबसे बड़े वैश्या बाजार की हिस्ट्री में जाने पर पता चलता है कि किस तरीके से यह महिलाओं को देह व्यापार के लिए विदेशों से लाया जाता था। देश के सबसे बड़े वैश्या बाजारों में से एक है मुंबई का कमाठीपुरा। साल 1924 में अंग्रेजों ने मुंबई के कमाठीपुरा में इस बाजार को स्टैब्लिश किया था और इसके पीछे रीजन था वो यहाँ रहने वाले अपने अंग्रेज सैनिकों के लिए सेक्सुअल प्लेजर का अरेंजमेंट करना चाहते थे। अपने सैनिकों को एंजॉय कराने के लिए यहाँ विदेशों से लड़कियां मंगवाई जाती थी जो पेड सेक्स के जरिए अंग्रेज सैनिकों को खुश करती थी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके बाद उनका बसाया हुआ ये बाजार आज भी चल रहा है और अच्छा खासा फल फूल रहा है। एक समय था जब इस बाजार में कुल वैश्याओं की संख्या 45,000 थी। उस समय इन बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। यहाँ आने का सपना हर उस व्यक्ति का होता था जिसे खूबसूरती का शौक है, चाहे वो लड़का वर्जिन हो या हैबिचुअल। यहाँ आने के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता। इस बाजार में कम उम्र की लड़कियों की अच्छी खासी डिमांड रहती है, खासतौर पर वर्जिन लड़कियों की ज्यादा कीमत मिलती है। कम से उम्र से लेकर जवानी ढलने के पहले तक यहाँ मौजूद लड़कियां अपने ग्राहकों की बदौलत अपनी जिंदगी चलाती है। कभी इस बाजार को लाल बाजार के नाम से भी जाना जाता है। साल 1992 के बाद जैसे HIV वायरस के बारे में लोगों को पता चला तो धीरे धीरे यहाँ ग्राहकों की संख्या कम हो गई। लोग मौत के डर से पेड सेक्स से परहेज करने लगे। पुरुषों के सर पर जब मौत का डर हावी हुआ तो सेक्स का नशा नीचे के रास्ते से बाहर चला गया। इसकी वजह से यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आ गई। यहाँ रहने वाली लड़कियों को काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद यहाँ वैश्याओं की संख्या में कमी हो गई। जब ग्राहक ही नहीं थे तो वैश्याएं भी इस काम को नहीं कर सकती थी। हालांकि आज यहाँ वैश्याओं की संख्या काफी कम हो गई है। कोविड-19 बीमारी के आने के बाद कमाठीपुरा का वैश्या बाजार लगभग तालाबंदी के दौर से गुजर रहा है। साल 2009 में अब वैश्याओं की संख्या केवल 1600 बची थी, लेकिन आज की स्थिति में यहाँ के बाजार ग्राहकों और वैश्याओं की भीड़ से भरे जा रहे हैं। रात होते ही मुंबई की सड़कों पर ये लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई नजर आ जाएंगी। अगर गलती से कोई शरीफ आदमी पहुंच गया तो वो उसे अपने पास बुलाती हैं, उसे सेड्यूस करने के इशारा करती है। इन महिलाओं के एजेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम देसी भाषा में दलाल कहते हैं। वो भी ग्राहकों से संपर्क करते हैं। उनके पास इन वैश्याओं का पूरा कैटलॉग मौजूद है। ग्राहक किसे पसंद करता है और जिस वैश्या के साथ उनका कमीशन फिक्स होता है उसे वो वहां ले जाते हैं। देह व्यापार की गलियों में लड़कियों की कीमत ग्राहक और वैश्या के बीच बातचीत पर तय होती है। 500, 1000, 2000, 4000 जितने में भी बात बन जाए ये लड़कियां ग्राहकों के साथ बैठने को तैयार हो जाती हैं। शाम ढलते ही यहाँ मौजूद लड़कियां अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगती हैं। मुंबई का कमाठीपुरा बाजार देश के सबसे बड़े वैश्यावृत्ति के अड्डों में से एक है। लोगों के दिन भले ही संगीन हो लेकिन रातें रंगीन करने से नहीं चूकते। कमाठीपुरा का ये बाजार अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काफी पसंदीदा जगह थी। यहाँ वो अपनी मनपसंद लड़की के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकते थे, रात गुजार सकते थे। आखिर पुरुष क्यों जाते हैं वैश्यालय? आइए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पुरुष पेड सेक्स को यूज करते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है, उनकी नीड्स कितनी होती है। इस बात में किसी को शक नहीं कि लाइफ में हवा पानी खाने पीने जैसी दूसरी जरूरतों की तरह सेक्स भी तो जरूरी है और ये हम में से हर इंसान की जरूरत है। और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हमारी सेक्स लाइफ की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, या जो खुद शादी नहीं करते, या वो लोग जो घर परिवार की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। इसके अलावा वो लोग भी होते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर से सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड होते हैं। घर में अपने पार्टनर के साथ उन्हें पूरी तरह से अपने मन की करने का मौका नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में वो अपने अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर को लेकर इन प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं जो पैसा लेकर उनकी इन तमाम विशेष को पूरा करती है और उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक यौन सुख देती है। जिन लोगों का कोई सेक्स पार्टनर नहीं होता वो भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं।
इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मौज मस्ती, शौक या फिर प्रैक्टिकल के तौर पर भी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं। क्यों और कैसे महिलाएं बनती हैं प्रोस्टिट्यूट? जो लड़कियां या महिलाएं इस काम में उतरती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक लाइन में कह सकते हैं कि पुरुषों की जरूरत या मौज इन स्त्रियों की मजबूरी होती है। इस लाइन में मजबूर महिलाओं को जबरदस्ती उतारा जाता है। ऐसी महिलाएं जिनके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं होता, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, उन्हें जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता है। प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी का वो ब्लैक हॉल है जहां आने के बाद एक महिला दोबारा सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जाती। कुछ लड़कियां प्यार के जाल में फंसकर ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों के चंगुल में फंस जाती है जो इन महिलाओं को इन वेश्यालयों में बेच देते हैं। वो जिंदगी भर इसे ही अपनी किस्मत मानकर चलती है। लड़कियों या महिलाओं को इस बाजार में उतरने के और कई बहाने हैं। देश के कोने कोने में ऐसे धूर्त और मक्कार लोगों का जाल फैला हुआ है जो इन महिलाओं पर नजर रखते हैं, जो अकेली हो, जरूरतमंद हो, जिन्हें पैसे की जरूरत हो या जिन्हें काम की जरूरत हो, उन्हें काम दिलाने के बहाने यहाँ लाकर बेच देते हैं। कुछ लोग तो लड़कियों और महिलाओं से शादी भी कर लेते हैं और बाकायदा अपनी पत्नी बनाकर यहाँ ले आते हैं, फिर इस दलदल में धकेल कर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल यही उनका धंधा होता है। एक महिला को इस धंधे में लेकर आने के एवज में उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसके बाद वो किसी दूसरी महिला को शादी करके ले आते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस धंधे में महिलाओं का आना भी जारी रहता है। इसके अलावा महिलाओं का एक वर्ग और भी है जिसके बारे में कहा जाता है वो अपनी मर्जी से मजे के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए इस लाइन में आती हैं। उनकी अपनी कोई मजबूरी नहीं होती। जरूरत को छोड़कर उनके कुछ ऐसे शौक होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो इस लाइन में आ जाती हैं। सवाल ये उठता है कि आज सच में कुछ महिलाएं अपने शौक या मजे के लिए इस लाइन में आती हैं? हालांकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर। मुंबई हमारे देश का एक ऐसा शहर है जहां महिलाओं पर रेप या बलात्कार के मामले कम देखने में आते हैं और इसके पीछे ये बात कही जाती है कि यहाँ एक बड़ा वेश्यालय है जहां लोगों की अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर पूरी हो जाती है। इसलिए महिलाओं पर रेप के मामले यहाँ कम देखने को मिलते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा नहीं करते हम। सोशल बॉयकॉट। प्रोस्टिट्यूट हो, दलाल हो या फिर इस धंधे से जुड़े कोई भी लोग, समाज में ये लोग अक्सर हाशिए पर, अलग थलग और एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां इन्हें नीची नजरों से देखा जाता है। उनके लिए कोई सम्मान नहीं होता। उन्हें कानूनी तौर पर काम करने की कोई मान्यता नहीं मिली है। हमारे देश में देह व्यापार जुर्म है। ऐसा करने वालों को कानून के मुताबिक सजा भी मिलती है। फिर भी इस धंधे से जुड़े लोग सभ्य समाज में अपनी घुसपैठ बनाए रखते हैं जहां वो अपने काम की पहचान को छुपाए रखते हैं। पेड सेक्स को यूज करने वाले पुरुषों को भी समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। ऐसे लोगों के लिए कोई सम्मानजनक स्थान समाज में है ही नहीं। मुंबई की रंगीन गलियों में केवल देह व्यापार ही नहीं होता बल्कि मानव तस्करी का ऐसा बड़ा खेल होता है जहां बड़े पैमाने पर कमजोर और मजबूर लोगों की तस्करी की जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा खेल इस धंधे की आड़ में खेला जाता है। कई सामाजिक संस्थाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने इस लाइन में काम कर रही महिलाओं को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे मामलों में ज्यादातर महिलाएं दोबारा इसी धंधे में काम करते दिख जाती हैं। ऐसा नहीं कि इन मामलों पर हमारी पुलिस और कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा है। समय समय पर ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाता है और उन्हें कानून के मुताबिक सजा भी मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि इससे इस धंधे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लुक छुपकर ही सही इस धंधे से जुड़े लोग काम करते रहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना लिखकर। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।